गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें, आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। इट इज इजी टू विन ए गेम व्हेन वी आर डेल्ट विथ द परफेक्ट सेट ऑफ कार्ड्स, बट विनिंग इवन व्हेन वी गेट वीक कार्ड्स इज द रियल टेस्ट ऑफ आवर स्किल। वी ऑल आर डेल्ट विथ such a test now. We have to pass this test. We have to win. अभी जो संजोग खड़े हुए हैं, देखो ये ताश की जो बाजी हम खेलते हैं उसके जैसा है कि जब हमारे पास 3 इक्के आते हैं उस वक्त तो बाजी को जीतना बहुत आसान होता है, क्योंकि लक हमारी फेवर में है और हम आसानी से वो बाजी को जीत सकते हैं। लेकिन सही चैलेंज तो तभी आती है जब हमारे पास अच्छे पत्ते नहीं आते, अच्छे कार्ड नहीं आते और फिर भी हमको जीतना होता है। सो ये सिचुएशन अभी हमारे सामने है। अभी जो संजोग हमारे सामने हैं इसमें वी डोंट हैव मच ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी चीजें हमारी फेवर में नहीं है, हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। और इस संजोगों में भी हम कैसे हम जीतेंगे, कैसे जिएंगे, अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे टिका के रखेंगे, इसी चैलेंज में से पार उतरने का है। यही हमारी कसौटी है एंड वी हैव टू पास थ्रू दिस। हमें इसमें से बाहर निकलने का है। सो जो भी बिजनेस आप करते हैं, जो भी कारोबार में आप हैं, उसमें खुद को संभालने का, प्लस हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे लोगों को संभाल के, उनको करेज देके, उनको हिम्मत देके, उनका हौसला बढ़ा के, उनका जो अभी तक का मनोबल है वो कायम रखें। ये कोशिश करनी बहुत जरूरी है। हम सबको मिलके इस कसौटी में से पार उतरना है, इस कसौटी में से सक्सेसफुली बाहर आना है। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, पावर ऑफ मैन पावर, एक बिजनेस के अंदर जनशक्ति, मैन पावर, वर्क फोर्स का क्या जरूरत होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में हमने बात किया है। किसी भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है और जैसे जैसे कंपनी के अंदर मैन पावर बढ़ता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, बहुत सारी तकलीफें शुरू होती हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है। वहीं पे मैनेजमेंट की चैलेंज आती है कि जैसे जैसे मैन पावर बढ़ता है हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो पॉजिटिवली बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे और हमारी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। दूसरा, हमने ये भी देखा कि लोग कंपनियां क्यों छोड़ के जाते हैं। सो लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग हमेशा बॉस को छोड़ के जाते हैं। सो अगर हम अपनी कंपनी में अकेले बॉस हैं तो हमें ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि मेरी कंपनी में लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। शायद कुछ मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे लोगों को मेरे साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, या वो यहाँ पे किसी न किसी रीजन से यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हैं। सो आई हैव टू थिंक, मुझे ये सोचना है कि लोग मेरे पास क्यों नहीं टिकते हैं। अगर हमारी कंपनी में हम हमारे अलावा और भी मैनेजर्स हैं तो कौन से मैनेजर्स के लोग, किस टीम में से लोग ज्यादा जा रहे हैं, वो थोड़ा सा जांच करने की जरूरत है। क्योंकि शायद उस मैनेजर की कुछ गलती हो रही होगी जिसकी वजह से लोग वहां से छोड़ के चले जा रहे होंगे। तीसरा जो हमने बात देखा कि लोग कंपनियां क्यों छोड़ते हैं, उसका ये भी रीजन हो सकता है कि शायद वो खुद उस जॉब के लिए अपने आप को फिट महसूस नहीं करते। बहुत सारे लोग अलग अलग डिग्री लेके किसी एक जॉब में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि डिग्री तो मैंने ले ली है लेकिन वो काम एक्चुअली मेरी पसंद का नहीं है, आई डोंट लाइक दैट वर्क। और वो डिग्री के शिकार बन गए हैं, विक्टिम्स ऑफ दैट डिग्री, और इसकी इसकी वजह से वो किसी एक जॉब में आ जाते हैं लेकिन अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें हमने कल की थी अबाउट मैन पावर। आज अभी हमें हमें देखना है कि लोग काम में खुश क्यों नहीं होते। बहुत सारे 80%, 70 to 80% लोग जो जॉब करते हैं अपनी जॉब में डिसएंगेज होते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जॉब में है आदमी लेकिन 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज डिसएंगेजमेंट। सो ये डिसएंगेजमेंट क्यों होता है? लोगों को जब काम करने में खुशी नहीं होती, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं अगर उसमें नहीं जुड़ सकती तो वो काम में 100% पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डिसएंगेज हो जाते हैं। तो ये डिसएंगेजमेंट के कुछ कारण हमें देखने हैं। क्योंकि पर्सन हमारे पास काम नहीं करना चाहता है और छोड़ के चला जाता है ना, तो वो तो ठीक हो जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी उसकी जगह पे आप किसी और को लेके आएंगे तो आपका नुकसान वहां से अटक जाता है। लेकिन जो पर्सन अभी छोड़ के नहीं गया, अभी भी आपके साथ काम कर रहा है लेकिन डिसएंगेज है, मेंटली, इमोशनली एंगेज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, आपके काम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो आपके आपकी सैलरी पे है, आपके रोल पे है, लेकिन फिर भी
आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है, जिसको एक्टिव डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, कि जॉब के अंदर रहते हुए भी कंपनी को नुकसान करना, ऐसे भी बहुत सारे एम्प्लॉइज करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, लोग हमारी जॉब में रहते हुए भी डिसएंगेज हैं, तो हमें अलर्ट हो जाने की जरूरत है। और ये सोचने का है, ये फाइंड आउट करने का है कि लोग क्यों एंगेज नहीं हो रहे, क्यों अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं इस जॉब के अंदर। व्हाट इज समथिंग इज रॉन्ग, और क्या चीज है उसके बारे में पता करना जरूरी है। सो ऐसे 3 रीजन है जिसकी वजह से शायद लोग डिसएंगेज हो जाते हैं, जॉब के अंदर जुड़ नहीं पाते हैं। एक रीजन ये है कि लोग अपने आप को फेसलेस महसूस करते हैं, उनको कोई काम के अंदर रिकॉग्निशन नहीं दिखता। अभी ये फेसलेसनेस का क्या मतलब है? कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे लिए फेसलेस होते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होता। कैसे? मान लो हमारे घर रोज सुबह एक अखबार आता है, वो न्यूज़पेपर डालने वाला कोई एक लड़का है। वो कौन है? शायद हमने कभी उसको देखा ही नहीं है, फिर भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन की कोई एक सर्विस वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। हमारे घर पे शायद इसी तरह से मिल्क कोई नीचे छोड़ के जाता होगा, हम उसको उनको जानते नहीं है ये कौन है। तो ये जो चेहरे हैं, वो अपने आप में एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, फिर भी हमारे लिए फेसलेस है। हमारी कंपनी के अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, और उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे बॉस को एक्चुअली पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अगर ऐसी फीलिंग एम्प्लॉय के अंदर आती है, अगर एम्प्लॉय अपने आप को फेसलेस महसूस करता है, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो वो डिसएंगेज हो जाता है, वो काम के अंदर उसका मन नहीं लगता। अभी हम देखिए, कहीं पे एक 8-10 दिन के लिए छुट्टी पे जाते हैं, या घर पे किसी काम के लिए अगर हम छुट्टी लेते हैं, और अगर हम जॉब पे हैं, हाँ हम जॉब पे हैं और हम छुट्टी लेके घर पे हैं या कहीं टूर पे हैं, ये 10 दिनों के दरमियान अगर ऑफिस से, हमारी कंपनी से एक भी बार हमको फोन नहीं आया, किसी ने कुछ याद नहीं किया हमको, इसका मतलब क्या होता है? हमारे परिवार वालों को भी शायद ऐसा डाउट होने लगेगा कि 10 दिन से ये पर्सन ऑफिस में नहीं गया, अपने काम पे नहीं गया, या वहां से किसी ने उसको कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब उसका कुछ वहां पे जरूरत है या नहीं है, यू नो, इज देयर एनी रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्सन? वहां पे उसकी कोई जरूरत, इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो ये पर्सन जो खुद है, उसको भी ऐसा महसूस होता है कि यस, मेरी यहाँ पे जरूरत है कि नहीं है। अगर ऐसा महसूस होने लगता है किसी एक पर्सन को अपनी जॉब के अंदर, तो वो धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस जॉब के अंदर एंगेज नहीं होता। हाँ, हम एज ए बॉस, हमारी ये एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे हर पर्सन को, हमारी कंपनी के अंदर या हमारे निगरानी के अंदर जितने भी लोग हैं, उस सारे लोगों को उनकी उनके काम की क्या अहमियत है वो समझाएं, उनकी वैल्यू क्या है वो उनको कम्युनिकेट करें, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उनको हम रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, उनकी कदर करेंगे। जो तुम कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ को बोले, तो देखो उसका एंगेजमेंट रुक जाएगा, वो आदमी बहुत दिल से काम करेगा। लोगों को इनविजिबल होना पसंद नहीं होता, हर पर्सन को रिकॉग्निशन चाहिए, हर पर्सन को कुछ कर रहा है ऐसा एक फीलिंग चाहिए। देखिए, एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आती थी टीवी पे, अगर शायद आपको याद आ जाएगी, मैं बोलता हूँ। एक क्लास टीचर है, वो क्लास टीचर अपने बच्चों के क्लास के अंदर कुछ सिखा रही हैं। अलग अलग जो पंछी होते हैं उनकी आवाजें कैसी होती हैं वो समझा रही हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहती हैं कि कोयल कैसे बोलती है, कौवा कैसे बोलता है, एंड ऑल डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स है वो कैसे आवाजें करते हैं, वो समझाना चाहती है। इसके लिए वो टीचर ने क्या किया, बच्चों में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, कि उसको बोला कि तू पैरट बन जा, तू कोयल बन जा, तू कौवा बन जा, कोई कबूतर, कोई मोर, कोई कोई चिड़िया, ऐसा अलग 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 बर्ड बना दिया, सबको एक एक रोल दे दिया, और सबको एक जगह पे खड़ा रखा, और कहा एक एक करके, फिर कोयल कैसे बोलती है तो कोयल का डेमोन्स्ट्रेशन करती है टीचर, कौवा कैसे आवाज करता है तो कौवे की आवाज करती है। हाँ, इस तरह से हर हर एक एक करके बर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देते थे। इस तरह से उन्होंने 7-8 बर्ड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि इस तरह से ये बर्ड इस तरह से आवाज करता है, ये बर्ड इस तरह से आवाज करता है, वगैरह वगैरह कर दिया। उसके बाद फिर बच्चों को बोला, तो इस तरह से अलग अलग पंछी अपनी आवाज करते हैं। अभी ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन टीचर की ओर से खत्म हो गया, और उन्होंने बोला कि बाकी के सारे स्टूडेंट्स कि अभी आप अपनी जगह पे बैठ जाओ। तब एक लड़की टीचर को बोली, टीचर, चिड़िया कैसे बोलती है वो तो आपने बोला ही नहीं। उस लड़की को चिड़िया का रोल दिया गया था, और टीचर ने बाकी सारे बर्ड्स के बारे में बोला, शायद
भूल गई मैडम कि चिड़िया कैसे आवाज करती है वो बोलना। तो वो जो लड़की थी उसने बाकी सारे बर्ड्स के बारे में सुना, वो किस चीज का इंतजार कर रही थी कि टीचर कब मेरे बारे में बोलेंगे, टीचर कब चिड़िया के बारे में बोलेंगे। ये रिकॉग्निशन की भूख है। हर एम्प्लॉय को भी ये रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। अगर हम वो रिकॉग्निशन देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा भी यहाँ पे कुछ वजूद है, इस कंपनी में मेरी भी कुछ रीजन, कुछ कुछ वैल्यू है और यहाँ पे काम करने का कुछ रीजन है। अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कि आप किसी एक कस्टमर को कुछ सर्विस देने के लिए, उसके वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है एक इक्विपमेंट में, उसको रिपेयर करने के लिए आपके एक इंजीनियर को कस्टमर के पास भेज रहे हैं। इंजीनियर अभी आपके पास केबिन में खड़ा है और आप इस वक्त कस्टमर को फोन कर रहे हैं। देखो, इंजीनियर का नाम सुनील है और अभी आप कस्टमर को फोन कर रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं कि देखो मेरा इंजीनियर वहां पे आ रहा है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये एक बात हुई। उसकी जगह अगर आप ऐसा बोलेंगे, देखिए साहब, मेरा सुनील नाम का एक इंजीनियर आपके पास आ रहा है, वो सुनील आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देखिए, अब ये दो जो सेंटेंसेस हैं उसमें कितना फर्क पड़ा। पहली बार आपने बोला, किसी एक फेसलेस बोल दिया मेरा इंजीनियर आ रहा है, और दूसरे में आप अगर बोलते हैं कि सुनील आ रहा है, तो वही पर्सन जाएगा, काम वही पर्सन करने वाला है, लेकिन दूसरे सेंटेंस से सुनील को एक रिकॉग्निशन मिलेगा, एक अपने काम में कुछ उसको वजूद दिखेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लोग काम के अंदर कुछ वजूद देखें, कुछ रिकॉग्निशन देखें। ये देखना हमारा कर्तव्य है एज ए बॉस। उनको ये कन्विंस करना, उनको ये कम्युनिकेट करना कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कंपनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंस है, और वो रिकॉग्नाइज करना, वो हमें करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो कम से कम लोग हमारी कंपनी के अंदर डिसएंगेज होंगे और दिल से काम करना चालू रखेंगे। दूसरी एक रीजन होती है जिसकी वजह से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जुड़ते नहीं है कंपनी के अंदर, ये होता है किसी भी काम का अर्थहीन होना, कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे किसका फायदा हो रहा है। अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगने लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे किसी का फायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे डिसएंगेज हो जाता है, काम के अंदर दिल लगा के काम नहीं कर सकता है। अभी एक दो एग्जांपल मैं देता हूं। लास्ट टाइम हमने बात किया था एक बार कि एयरलाइंस ने अपनी एयर होस्टेस को इस तरह से समझाया कि अगर आप लोग, जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है तभी 15-20 मिनट में लास्ट में अगर आप कूड़ा कचरा लोगों से एक बैग में मांग लेंगे, तो हमारा क्लीनिंग का 15-20 मिनट का टाइम बच जाएगा, और हमको एयरपोर्ट का भाड़ा भी कम देना पड़ेगा, और हमारी नेक्स्ट फ्लाइट भी बहुत जल्दी से हम उड़ा पाएंगे। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे तो कंपनी को बहुत सारा फायदा हो सकता है, बहुत सारी सर्विसेज हमारी इंप्रूव हो सकती हैं। ऐसा मीनिंग दिया गया, तो देखिए वो एयर होस्टेसेस भी तैयार हो गई कूड़ा कचरा उठाने के लिए। सो ये हुआ काम के अंदर मीनिंग। दूसरा, हमने एक स्टोरी बहुत बार सुना है। तीन लोग काम करते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। उनको पूछा गया, कोई एक पर्सन वहां से गुजरता है, वो पूछता है वो तीनों लोगों को एक एक करके कि क्या कर रहे हो। तो पहला पर्सन जो पत्थर तोड़ रहा है, वो बोला, दिखता नहीं है क्या, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे पर्सन को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरा पर्सन कहता है कि मैं मजदूरी करता हूं और ये काम करने में मुझे कुछ पैसा मिलता है शाम को, इससे मेरा और मेरे परिवार का निर्वाह होता है, हमको खाना मिलता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी का काम है। तीसरे पर्सन को पूछा, क्या करते हो। उन्होंने बोला, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और मैं इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा हूं। देखिए, तीनों लोग मजदूरी कर रहे हैं, तीनों लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों का काम की ओर देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि तीसरे पर्सन को इसके अंदर मंदिर दिख रहा है, उसके काम के अंदर अर्थ दिख रहा है, मीनिंग दिख रहा है कुछ, राइट। सो इसी तरह से अगर हमारे एम्प्लॉयज को भी अपने काम के अंदर कुछ मीनिंग दिखेगा ना, तो वही पत्थर तोड़ने का काम बहुत ही दिल से करेंगे, भक्ति से करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये मीनिंग देने का काम हमें करना होता है एज ए बॉस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसका भला हो रहा है, किसका अच्छा हो रहा है, ये कम्युनिकेट करने का ड्यूटी हमारा होता है। देखिए, दो टाइप की एक्टिविटीज हमारे बिजनेस के अंदर होती रहती है। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कस्टमर फेसिंग होती है। बहुत सारे लोग जो हमारी कंपनी में होंगे वो कस्टमर के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ते होंगे। कोई सेल्स पर्सन होगा तो कस्टमर से मिलता होगा, बात करता होगा।
कोई सर्विस इंजीनियर होगा या कोई सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर से बातें करता होगा, मिलता होगा। तो ये लोग कस्टमर फेसिंग हैं। कस्टमर फेसिंग जो लोग हैं उनको तो हम बता सकते हैं कि देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे कस्टमर का भला हो रहा है, उनका कुछ इंप्रूवमेंट होता है, राइट, उनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो इस तरह से उनको उनके काम में हम मीनिंग समझा सकते हैं। लेकिन जो लोग कस्टमर फेसिंग नहीं है उनको हम कैसे समझाएंगे? उनको भी मान लो कि एक एचआर का कोई पर्सन है, ह्यूमन रिसोर्सेज का है, या अकाउंट्स वाले हैं, या कोई पैकिंग वाले हैं जो सिर्फ मटेरियल को पैक करके तैयार करते हैं, वे लोग तो कभी कस्टमर के कांटेक्ट में आते नहीं है। तो इनको हम कैसे समझाएंगे कि आपके काम का भी कुछ मीनिंग है और आपके काम से भी किसी को फायदा होता है? उस वक्त हमें यह समझाने की जरूरत होती है कि सिर्फ कस्टमर को जो मिलता है वही कस्टमर को अच्छा नहीं कर रहा है, कस्टमर के लिए बेनिफिट वही नहीं कर रहा है। कस्टमर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, अकाउंट्स, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, जो भी लोग हैं, सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं और सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। ऐसा अगर हम उसको बता पाएंगे, उसको अगर हम बता पाएंगे कि आपके काम से भी किसको बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर ये हम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो जरूर कस्टमर हमारे एम्प्लॉय को बहुत ही एक पावर मिलेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं, मेरे काम से भी किसी को हेल्प हो रही है, फाइनली आई एम ऑल्सो हेल्पफुल टू समबडी, मैं भी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, किसी के काम में आए ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये एक दूसरा जरूरत होता है लोगों को एंगेज रखने के लिए। और तीसरा जो एक रिक्वायरमेंट है जो नहीं मिलता, इसकी वजह से भी लोग डिसएंगेज हो जाते हैं, अपने काम में जुड़ नहीं पाते हैं, दैट इज अबाउट फीडबैक। मैं जो काम कर रहा हूं वो ट्रैक पे है या नहीं है। अब देखिए, अगर कोई एक मैच चल रही है, इसके अंदर स्कोर बोर्ड ही नहीं है, क्रिकेट की मैच है, स्कोर बोर्ड ही नहीं है, तो जो भी बैट्समैन, बॉलर, जो भी लोग खेल रहे हैं, किस किस ध्येय के लिए खेलेंगे? देयर विल बी नो लक्ष्य, देयर विल बी नो गोल। सो व्हाट दे विल प्ले फॉर, क्या करने का है मुझे, राइट? सो ये ऐसी एमलेसनेस जब भी आ जाती है ना लोगों को, कि मैं जो कर रहा हूं लेकिन मुझे कितना करने का है, मुझे आज के दिन में कितना काम करने का है, कोई पता नहीं है। अगर वो गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो पर्सन फिर डिसएंगेज हो जाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ स्कोर बोर्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा स्कोर कार्ड होना चाहिए जो एम्प्लॉय को कंटिन्यूअसली बता पाए कि जो कुछ कर रहे हो वो ट्रैक पे है या नहीं है। हम एक बार जो टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है वो देखने गए थे पूना में। टाटा मोटर्स की फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स बनाने के एक एक यूनिट होते हैं। कहीं पे ब्रेक बनता है, कहीं पे स्टीयरिंग, कहीं पे दरवाजे के कुछ पार्ट, कहीं पे ये पार्ट, वो पार्ट, ऐसा एक एक पार्ट का एक एक यूनिट है। उस हर एक यूनिट में ऊपर एक बहुत बड़ा, सबको दिखे ऐसा एक स्कोरबोर्ड उन्होंने रखा है। स्कोरबोर्ड इसलिए कि हर शिफ्ट को एक टारगेट दिया होता है कि आज के दिन में आपको फाइनली इतने इतने पार्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, इतने कार्ड बनाने के हैं, ताकि सबको पता लगता रहे कि अभी टोटल टारगेट हमारा सपोज 500 पीस बनाने का है पूरे दिन में, इसमें से कितने पीस बने। सो कंटिन्यूअसली हर पर्सन जो उस यूनिट के अंदर है उसको एक एक फीडबैक मिलता रहता है कि मैं जो कर रहा हूं फाइनली उससे कहीं पे कुछ ना कुछ स्कोर आगे बढ़ रहा है। सो ये जो जो फीलिंग है एक टारगेट को अचीव करने का, ये अगर नहीं होता तो आदमी दौड़ रहा है, मैराथन दौड़ रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि मेरी रेस कभी खत्म होने वाली है और मैं उसमें आधे मार्क पे पहुंचा, कितना कितना परसेंटेज मेरा कंप्लीशन हुआ, कुछ उसको पता नहीं होगा, तो वो रेस उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। सो हमारे लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा स्कोर बोर्ड होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि एग्जैक्टली वो जो कर रहे हैं वो ट्रैक पे है या नहीं है, उनकी दिशा, उनकी डायरेक्शन राइट है कि रॉन्ग है। तो ये देना भी हमारा काम होता है। उनको क्लूलेस नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं इससे किसी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो मैं ट्रैक पे हूँ या सही दिशा में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा फीलिंग होगा तो आदमी डिसएंगेज हो जाएगा। तो ये ये हमारी ड्यूटी है एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए बॉस। तो तीन चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूं। लोग डिसएंगेज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे फेसलेस हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो पर्सन डिसएंगेज हो जाता है। एज ए बॉस हमारा ये ड्यूटी है कि लोगों को उनके काम का अहमियत दिखाएं, समझाएं उनको कि आप जो कर रहे हो आपकी भी यहाँ पे कुछ कीमत है और आपके काम की भी कुछ वैल्यू है यहाँ पे, ये समझाना हमारा एक काम होता है। दूसरा, उस काम के अंदर हमें एक मीनिंग डालना, एक विजन देना कि हम जो कर रहे हैं उससे कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है। किसी भी बिजनेस से कस्टमर को फायदा होना चाहिए और कस्टमर का वो फायदा कराने में हमारे हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है।
वो कंट्रीब्यूशन हमें अपने एम्प्लॉय को बताना बहुत जरूरी है, तभी उनको लगने लगेगा भले मैं कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं आता हूँ, लेकिन मेरा काम किसी न किसी तरीके से कस्टमर की लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। ये फीलिंग अगर उनको होगी तो उनको काम करने में बहुत ही आनंद मिलेगा और वो बहुत बहुत प्यार से, बहुत बड़े जोश के साथ काम कर सकेंगे। और तीसरा कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट मिलना चाहिए, टारगेट के सामने उनको काम करने का अगर अगर एक फीडबैक मिलेगा कि आप जो कर रहे हो उसमें से आप ट्रैक पे हो, ऐसा अगर कंटिन्यूसली उनको कुछ स्कोर बोर्ड मिलेगा तो अपने काम को वो बहुत ही दिशा दे पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये हुआ आज के लिए कि बिजनेस के रिलेटेड ये बातें हमने की। अभी लाइफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बहुत बार जीवन में हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता है और उसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई पर्सन हमको रिजेक्ट कर देता है, कोई कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं देता, हमें रिजेक्ट कर देता है, कोई पर्सन हमारा हमारा फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट को डिसअप्रूव कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। कोई हमारा एक लव्ड वन होगा जिसके साथ हमें कोई रिश्ता एस्टेब्लिश करने की इच्छा होगी, वो आदमी हमको, वो पर्सन हमको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये सारे किस्सों में जब हमको रिजेक्शन मिलता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, हमको उस व्यक्ति के प्रति बहुत गुस्सा आता है। अभी जैसे ही वो रिजेक्शन मिला, हमारा पावर कम हो जाता है, हम ऐसा करने लगते हैं कि मेरे अंदर कुछ तो ड्रेन हो गया, मीनिंग मेरी ताकत कम हो गई, ऐसा हमें लगता है। तो ये जो पावरलेसनेस की जो फीलिंग है ना, जब हमारी शक्ति चली जाती है क्योंकि हमको किसी ने रिजेक्ट किया है, हमको ऑर्डर नहीं मिला, हमको ये काम नहीं मिला, हमको ये रिश्ता नहीं हुआ, जो रिजेक्शन हुआ है वहां, उसमें जो पावर हमारा खो जाता है, उसमें से रिकवर कैसे होने का, पावर अपने पास वापस कैसे लाने का। पावर वापस लाने के लिए एक ही तरीका है, जिस पर्सन ने हमको रिजेक्ट किया है ना, उसको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। अब ये शायद उल्टा लगेगा कि उसको क्यों माफ करूं, फिर तो मतलब मैं और भी वीक हो जाऊंगा। नो, देखिए, जब तक आप सामने की पर्सन के बारे में गुस्सा रखते हैं, उसके सामने ग्रज रखते हैं, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोकस उसके ऊपर है। सो आपकी एनर्जी अननेसेसरी ड्रेन हो रही है। उस पर्सन को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आप इतना गुस्सा रख रहे हैं, लेकिन गुस्से से नुकसान आपको हो रहा है। जैसे ही आपने फॉरगिव कर दिया सामने वाले को, पावर वापस आपके पास आ गया, बिकॉज नाउ आप केंद्र में हो। जब तक आप गुस्से में रखते हो, सामने वाला केंद्र में। जैसे ही आपने फॉरगिव कर दिया, आप अभी माफ कर दिया, आप अभी खुद केंद्र में आ गए, आप अभी खुद अपने कंट्रोल में आ गए, और वो आपका पावर आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये हमको याद रखने का है कि अगर किसी ने हमको रिजेक्ट किया है, उनको माफ कर दो। और दूसरी बात, माफ अनकंडीशनली करना, कंडीशनली मत करना, क्योंकि अगर हम कंडीशनली माफ करेंगे तो फिर से वापस वही एक हमारे अंदर ग्रज रहेगा, एक गुस्सा रहेगा। सो अगर हमें रिजेक्शन में से ओवरकम करना है, अपने आप को बाहर निकालना है, जो पावरलेसनेस की फीलिंग होती है उसमें से बाहर आके अपने आप को वापस रिकवर करना है, तो सामने वाली व्यक्ति को माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। उसके लिए एक अच्छा सेंटेंस मेरे पास एक फ्रेंड ने आज सुबह भेजा है, जो मैं पढ़ता हूँ। फॉरगिवनेस इज द इकोनॉमी ऑफ द हार्ट। ये दिल का अर्थशास्त्र है। इट सेव्स द एक्सपेंस ऑफ एंगर, गुस्से का खर्च बचाता है। फॉरगिवनेस से गुस्से का खर्च बच जाता है। द कॉस्ट ऑफ हेट्रेड, जो धिक्कार की फीलिंग है, जो घृणा की फीलिंग है, उसका खर्च बच जाता है। एंड द वेस्टेज ऑफ पीसफुल मोमेंट्स, कुछ शांत क्षणों का जो व्यय होता है वो भी बच जाता है अगर हम लोगों को अनकंडीशनली फॉरगिव करते हैं, राइट। सो अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो उसको कैसे, उसके सामने वापस खड़े हो जाएंगे, अपना पावर को कैसे रिक्लेम करेंगे? जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीथिंग। उस पर्सन को फॉरगिव कर दो, बस। तो आपका पावर सामने सामने नहीं रहेगा, आपके पास खुद वापस रिक्लेम होके आपके पास आ जाएगा। सो अपने खुद के पावर को बरकरार रखने के लिए फॉरगिव द अदर पर्सन। दैट इज द ओनली वे वी कैन रियली लिव पावरफुली। ओके, इस सेशन के बारे में आपका जो कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज कमेंट में मुझे यहाँ पे लिख के दीजिए। और आपके सर्कल्स में, आपके बिजनेस सर्कल्स में इसको शेयर करिए, अलग अलग सोशल मीडिया में जहाँ पे भी आप हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आपके बिजनेस में आपको उसको आगे लेके जाने में कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें हेल्प होती होंगी, ऐसी मेरी होप है। आपका कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट में प्लीज लिख के बताइए। बिजनेस की बातें, ये डेली मैसेज अगर आपको रिसीव करना है तो हिंदी बिजनेस गाइड नाम का मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ नहीं करने का है, जस्ट गो टू हिंदी बिजनेस गाइड चैनल, सर्च करिए, टेलीग्राम ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप से रिसीव करना है तो हमारा बैकलॉग थोड़ा चल रहा है, लेकिन
नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज आप मुझे मेरे नंबर पे लिख के भेज देंगे तो आपको वो मैसेज भी आना चालू हो जाएगा। मेरा नंबर है 9322233323। हिंदी बिजनेस गाइड .com नाम की हमारी वेबसाइट है, जिसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे वीडियोस हमने रखे हैं और कुछ ऐड हो रहे हैं। ये सारी चीजों के जरिए आपके बिजनेस को ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ टूल्स मिलते रहें, ऐसी कोशिश है। आई रिक्वेस्ट कि ये सारी चीजों का आप लाभ उठाएं। अभी आपके पास टाइम है, सब अलग अलग टाइप का मार्गदर्शन इकट्ठा करें, ताकि जब भी अपने को बिजनेस चालू करने का वापस चांस मिलेगा, तभी बहुत जोश के साथ हम अच्छी तरह से अपने बिजनेस को वापस शुरू कर सकेंगे और वापस उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकेंगे। राइट, तो कल फिर से 10 बजे यहाँ पे मिलेंगे बिजनेस की कुछ और बातें करने के लिए। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।